तो साल 2025 भारत के लिए ना काफी एक्शन पैक्ड रहा है। कुछ बहुत बड़े आर्थिक और नीतिगत फैसले लिए गए हैं। आज हम इन्हीं फैसलों को जरा करीब से देखेंगे और समझेंगे कि ये देश की तरक्की को आखिर किस दिशा में ले जा रहे हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि 2025 में वो कौन सी बड़ी नीतियां हैं, वो कौन से बड़े फैसले हैं जो भारत की अर्थव्यवस्था को एक नई शक्ल दे रहे हैं। चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं उन बड़े मैक्रो लेवल फैसलों की जिनका सीधा असर देश की इंडस्ट्री और लाखों सरकारी कर्मचारियों पर पड़ रहा है। सबसे पहले स्क्रीन पर ये नंबर देखिए, 4.0%। अब ये कोई मामूली नंबर नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये सितंबर 2025 में भारत के इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की ग्रोथ रेट है और ये साफ साफ इशारा है कि अर्थव्यवस्था में एक नई जान फूंकी जा रही है। तो ये 4.0% का नंबर आया कहाँ से? ये आता है IIP से, यानी इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन से। इसे ना आप एक तरह से अर्थव्यवस्था का हेल्थ मीटर समझ सकते हैं। ये बताता है कि देश की फैक्ट्रियां और खदानें कितना माल बना रही हैं, और फिलहाल ये मीटर एक अच्छी खासी तेजी दिखा रहा है। अब देखिए, एक तरफ तो इंडस्ट्री में ये तेजी है और दूसरी तरफ देश के लाखों सरकारी कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए भी एक बहुत ही बड़ी खबर आई है। 8वें केंद्रीय वेतन आयोग यानी 8th सेंट्रल पे कमीशन का गठन। और हाँ, इसका काम शुरू भी हो चुका है। कैबिनेट ने इसकी शर्तों को मंजूरी दे दी है। इसका सीधा सा मतलब है कि अब ये कमीशन सैलरी, अलाउंस और दूसरे फायदों की पूरी समीक्षा करेगा, और जब इसकी सिफारिशें लागू होंगी तो इसका सीधा असर लाखों परिवारों के घर के बजट और उनकी फाइनेंशियल प्लानिंग पर पड़ेगा। ओके, तो मैक्रो लेवल से अब थोड़ा ग्राउंड लेवल पर आते हैं। बात करते हैं उन नीतियों की जिनका असर सीधे हमारे खेत खलियानों और घरों पर पड़ता है, यानी किसान और आम नागरिक। किसानों के लिए सरकार ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। रबी सीजन 2025-26 के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी, जिसे NBS भी कहते हैं, उसे मंजूरी दे दी गई है। देखिए, आसान भाषा में ये किसानों को खाद पर मिलने वाली एक सीधी मदद है ताकि उनकी फसल की लागत नीचे आ सके। और इससे फर्क कितना पड़ता है वो यहाँ साफ दिख रहा है। ये सब्सिडी सीधे सीधे फॉस्फेटिक और पोटाशिक फर्टिलाइजर्स पर मिलती हैं, जिससे उनकी कीमतें कम हो जाती हैं। तो इसका नतीजा क्या हुआ? मतलब साफ है, किसानों की जेब पर बोझ कम होगा और उम्मीद है कि फसल की पैदावार भी बेहतर होगी। चलिए अब एक ऐसे बदलाव की बात करते हैं जो हम में से हर किसी के घर से जुड़ने वाला है, और इसका स्केल देखिए, 10 करोड़, जी हाँ, 100 मिलियन, ये टारगेट है देश भर में नए स्मार्ट बिजली मीटर लगाने का। तो ये जो इनिशिएटिव है ना, ये रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम यानी RDSS का ही एक हिस्सा है। पर सवाल ये है कि इससे फायदा क्या होगा? फायदे कई हैं। सबसे पहले बिलिंग में पूरी ट्रांसपेरेंसी आएगी, बिजली की चोरी रोकेगी, और देश का जो पूरा पावर इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे एक मॉडर्न अपग्रेड मिलेगा। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि डेवलपमेंट सिर्फ बड़े शहरों तक ही ना सिमटे, बल्कि देश के कोने कोने तक कैसे पहुंचे, इसके लिए सरकार क्या कर रही है। और इसमें एक बहुत बड़ा टूल है GST। हम यहाँ बात कर रहे हैं GST रैशनलाइजेशन की। अब यह है क्या चीज़? आसान शब्दों में समझें तो इसका मतलब है कि सरकार ज़रूरत के हिसाब से कुछ खास प्रोडक्ट्स या सर्विसेज पर GST के रेट्स को बदलती है ताकि किसी एक खास सेक्टर या किसी इलाके की इंडस्ट्री को बढ़ाया जा सके। और इस स्ट्रैटेजिक मूव का असर सीधे सीधे कर्नाटका, त्रिपुरा और लद्दाख जैसे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों पर दिखने की पूरी उम्मीद है। जरा सोचिए, इससे कर्नाटका के टेक हब को, त्रिपुरा की बैम्बू इंडस्ट्री को या लद्दाख के टूरिज्म सेक्टर को कितना बड़ा बूस्ट मिल सकता है। गोल एकदम क्लियर है, लोकल इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करना। तो हमने अभी तक क्या देखा? एक तरफ इंडस्ट्रीज को रफ्तार दी जा रही है, दूसरी तरफ किसानों और सरकारी कर्मचारियों को राहत, और साथ ही GST के जरिए रीजनल ग्रोथ पर भी फोकस है। तो जब हम इन सब पीसेस को जोड़ते हैं तो सवाल उठता है कि जब इन सारी अलग अलग नीतियों को एक साथ एक बड़ी तस्वीर के तौर पर देखा जाए तो ये सब मिलकर भारत के लिए कैसा कल बना रही हैं? क्या ये एक बैलेंस्ड और इंक्लूसिव ग्रोथ की नींव रख रही हैं? ये एक बड़ा सवाल है जिस पर सोचना बहुत ज़रूरी है। खैर, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।